हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे और मस्त होंगे। जैसा कि मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सबकी पढ़ाई निरंतर जारी रही होगी तथा लगन के साथ मेहनत कर रहे होंगे, जिससे आपको सफलता जल्दी मिले तथा सफलता आपके 1 साल या 6 महीने आपकी तैयारी जैसे रहेगी आपके कदमों में हो। तथा आपको मेरी वीडियो स्किप नहीं करना है। शुरू में वीडियो देखकर स्किप कर देते हो। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे मित्रों तथा मेरी जो भी वीडियो देखते हैं, मेरे माता पिता के समान तथा मेरे छोटे भाई बहन तथा मुझसे बड़े भाई बहन, आपको मेरी वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी, अगर नहीं दे रहे हैं तब भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहता है। तथा अगर आप संविधान के बारे में कुछ जानते रहेंगे तो आप बेवकूफ़ नहीं बन पाएंगे। जैसा कि आज लाइब्रेरी में मेरे भाई ने एक भाई ने पूछा कि भैया आपने आर्टिकल 20 और 22 क्यों नहीं पढ़ाया, तो मैं आज आर्टिकल 20 और 22 बता दे रहा हूँ। तथा मैं उनको तुरंत वहाँ बताया कि छोटू आर्टिकल 22 और 20 में ए है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं उसको लिख कर नहीं लाया हूँ। आइए आज जो संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल छूटे हैं आज उसको मैं करा दूं, तथा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इम्पॉर्टेंट थे मैं पिछली वीडियो में करा दिया हूं। जो भी लोग हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं कृपया करके जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं। मैं उतना ही अनुच्छेद कराया हूँ जिसमें से अनुच्छेद फंसते हैं तथा रिपीटेड होते रहते हैं। मैं आपको 395 अनुच्छेद क्रम वाइज नहीं बताया हूँ। मैं जितना अनुच्छेद बता दिया हूँ मेरी गारंटी है कि उसी में से आएगा। भले ही उसमें से अंदर जा सकता है लेकिन उसके अलावा नहीं पूछेगा। आइए देखिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसा कि मैं आपको आर्टिकल 20 बता दूं तो मैं उस भाई को बताया था तथा आपको एक कहानी के माध्यम से बता दे रहा हूँ। आर्टिकल 20 वही है कि जैसे आप किसी की बकरी या भैंस चोरी कर लेते हैं तथा संविधान में उसका सजा का प्रावधान नहीं है। वह थाने में जाकर रिपोर्ट करता है, कहता है कि मेरे पड़ोसी ने मेरी बकरी चोरी कर ली है, तो संविधान में उसके लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन ये केस निरंतर बढ़ता जाता है तथा इसकी डिमांड उठती है तथा एक विधेयक पारित होता है, फिर इस केस के लिए सजा का प्रावधान होता है। तो क्या आप बताएंगे कि जो व्यक्ति बकरी चोरी किया था उसको सजा होगी कि नहीं होगी? तो आर्टिकल 20 वही कहता है कि अगर जो संविधान में आप कोई भी कांड या घटना करते हैं, अगर उसका संविधान में सजा नहीं थी तथा बाद में लागू होता है, तथा जो भी लागू होने से पहले कांड किया है तो उसको सजा नहीं होगी, वही आर्टिकल 20 कहता है। अब जो व्यक्ति पहले चोरी कर चुका था संविधान लागू होने से पहले, बकरी चोरी या भैंस चोरी कुछ भी हो, ABCD मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, तो वही है कि अब उसको सजा नहीं होगी। लेकिन अब जो संविधान पारित हो चुका है तथा लागू हो गया है, अब चोरी या कुछ भी करेगा उसको सजा होगी। तथा 22 मैं बता दे रहा हूँ आर्टिकल 22, जैसे मैं कल छोड़ दिया था तो पूछा तो मुझे लगा कि हाँ बता देना चाहिए था, तो मैं उसको तुरंत बताया था। मुझको पता था लेकिन पूछा नहीं एग्जाम में कभी, इसीलिए नहीं बताया। आर्टिकल 22 वही है कि आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो आप पूछ सकते हैं उसको, आप उससे पूछ सकते हैं, या पुलिस हो या SI हो, कोई भी हो, कि आप क्या कारण है, किस कारण से मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, तथा आपका नाम क्या है, आपका नेम प्लेट क्या है। जैसे कोई आपको गिरफ्तार करने आता है तो कोई कांस्टेबल नेम प्लेट नहीं लगाया रहता है, तो आप उससे सवाल कर सकते हैं कि आपका नेम प्लेट कहाँ है, मैं कैसे बताऊंगा फला सिपाही मुझे गिरफ्तार किया है। तो आपका अधिकार है जानने का कि मुझे कौन गिरफ्तार करके ले जा रहा है तथा कितने टाइम ले जा रहा है तथा किस केस में ले जा रहा है। और आपको उसी में अधिकार है आर्टिकल 22 के अंतर्गत कि आपको 24 घंटा तक रख सकता है तथा 24 घंटा के अंदर या उसके 1 घंटा भी लेट नहीं कर सकता। वो न्यायालय के सामने आपको पेश करे तथा आपको अपने मनपसंद वकील रखने की इजाज़त है। जैसे आप फिल्म में देखते नहीं रहते हैं कि आप गिरफ्तार करके ले गए, तुरंत वकील लेके पहुंच जाते हैं जेल में। तो चाहे SHO हो, थाना प्रभारी साहब या दरोगा साहब या हमारे UP या कांस्टेबल साहब हो, तो उनको छोड़ना पड़ता है। तो कानून में लिखा है, इसी की वजह से वो छोड़ सकते हैं। तो इसमें भी एक दो कानून ऐसे है, जैसे आपको बहुत बड़ा कांड किए हैं या बहुत
बहुत तगड़ा कांड या गैंग रेप या कुछ भी हो सकता है, तो उसमें आपको नज़रअंदाज के मामले में पुलिस थाना या चौकी प्रभारी साहब आपको रख सकते हैं, एसआई साहब या कांस्टेबल साहब रख सकते हैं नज़रअंदाज के केस में। इसमें कोई लिमिट नहीं है आपको कितने दिन वो थाना में रखें, जब तक केस की सुनवाई नहीं हो जाती आपको पेश करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें तथा मेरे साथ जुड़े रहें, आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा सीखने को। इसलिए मैं आज थोड़ी स्पीड में बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ भाई लोग मेरी वीडियो स्टार्टिंग में देखते हैं और स्किप करके चले जाते हैं। आइए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको अनुच्छेद बता दूँ। अनुच्छेद 52। अब सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद 52 लिखे हैं, फिर उसके बाद मुझे 53 नहीं दिखाई दे रहा है। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक, 52 से लेकर 62 तक ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो आपको अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक मैं बता दूं। अनुच्छेद 52 में है भारत के राष्ट्रपति का पद होगा, तथा 53 में कार्यपालिका शक्ति, मतलब राष्ट्रपति की कार्यपालिका सख्त होगी, तथा 53 हो गया, तथा 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, तथा 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। देखो 54 और 55 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं 55 लिख कर लाया हूँ लेकिन 54 लिख कर नहीं लाया हूँ। 54 लिखकर इसलिए नहीं लिख कर लाया हूँ कि उसमें सिर्फ निर्वाचन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। आप सब जानते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, वही है 55 में वही उसकी पद्धति दी गई है। बताइए राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, जिसको पता है, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है और अच्छी बात है कि मेरे बताने के बाद अब आप कभी भूलोगे नहीं। जैसे अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कैसे होती है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति यही है। राष्ट्रपति जानते हो ना कि हम तुम या आम नागरिक जनता राष्ट्रपति के चुनाव में कभी सुने हो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है, वोट देने जा रहे हैं। अपने जो प्राथमिक विद्यालय होता है, हर ग्रामीण एरिया में रहता है प्राथमिक विद्यालय, देने जा रहे हैं, नहीं होता है ना। तो वही है, उसकी पद्धति क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति में भाग कौन कौन लेंगे आपको ध्यान से सुनना है। संसद अब केंद्र की बात कर रहा हूँ, उसमें कौन कौन भाग लेंगे, सांसद से राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य, ठीक, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य। और ध्यान से सुनना, राज्यसभा के नामित सदस्य या मनोनीत सदस्य जो 12 रहते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। तथा राज्य में आ जाइए, राज्यसभा के जो रहते हैं एमएलए, ये जो निर्वाचित होकर जाते हैं, विधायक पूरा, ये सब राष्ट्रपति के निर्वाचन में लेते हैं। राज्य में जैसे होता है राज्य विधानमंडल तथा राज्य विधान परिषद, इनके सदस्य भाग लेते हैं। आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन बता दिया ना कौन कौन भाग लेता है, यही 2 लोग लेते हैं। तथा यही पूछता है, फंसाने के लिए क्या पूछता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन नहीं लेता है, तो वहीं दिया रहता है राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। तो बच्चे ध्यान नहीं देते कि मनोनीत सदस्य कह रहा है तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। अभी जब भी फंसाया क्वेश्चन में यही फंसाया है। आप नहीं विश्वास कर रहे हैं तो सर्च करके किसी भी एप्लीकेशन, गूगल या कोई बुक जहाँ भी ढूंढेंगे PYQ, वहाँ यही मिलेगा। यही बच्चे फंसे हैं और गलती मार के चले आए हैं कि वो समझ नहीं पाते कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य पूछ रहा है कि मनोनीत सदस्य। मनोनीत और निर्वाचित में फर्क है, यही डिफिकल्ट शब्द, मतलब यही आपको पकड़ के रखना है, यही आपको गलती नहीं करना है। ओके मेरे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तथा आपको 56 बता दूं, 56 में क्या है, कार्यकाल की राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होगा। तथा 57 है पुनर्निर्वाचित, मतलब हाँ पुनर्लोकन नहीं है, पुनर्निर्वाचित। 57 में है पुनर्निर्वाचन, मतलब एक व्यक्ति दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन जो प्रक्रिया वो प्रथम बार हुई है वही प्रक्रिया उसको दोबारा फॉलो करना होगा, तथा वो पात्र रहेगा तो बन जाएगा दोबारा भी राष्ट्रपति। जैसे बताइए कि 2 बार राष्ट्रपति कौन बने हैं, पता है, नहीं पता है, इसको कमेंट करिएगा या सर्च करके कमेंट जरूर करिएगा कि भारत में 2 बार राष्ट्रपति कौन बने हैं। एक व्यक्ति बने, उनका नाम नहीं लूंगा, मुझको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, लेकिन नाम नहीं लूंगा, आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। आपको कमेंट भी करना है, बता दिए तब भी। और फिर 58 में आ जाइए। 58 में क्या है, योग्यता। 58 में योग्यता तथा 59 में क्या है, 59 में शर्तें। तथा 60 में क्या है, 60 में है शपथ, राष्ट्रपति शपथ लेगा। तथा 61 में क्या है, 61
61 सभी को याद रहता है, नहीं बताऊंगा 61 में क्या है, अब बताऊंगा नहीं 61 में क्या है। 61 सभी को पता रहता है, 62 बता दे रहा हूं कि निर्वाचन का समय उपचुनाव, ठीक 62 बता दिया। मुझको 52 से लेकर 62 याद था, लेकिन अभी तक मुझको कभी जो इसमें इसके अलावा कभी पूछा नहीं, इसलिए मैं आपको एक गलती नहीं करने दूंगा कि आप पूरा अनुच्छेद राष्ट्रपति का रट के बैठे हैं, आपको रटना नहीं है। एक हिसाब से मैं आपको बता दिया कि यहीं आता है, आपको रटना बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों। ओके, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ इसलिए कि कुछ लोग को लगता है बहुत आराम आराम बता रहे हैं, सर जी को कॉन्फिडेंस उनसा है नहीं, ऐसे आते हैं वहीं हमको समझाते हैं धीरे धीरे। तो मैं आज कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा चीज़ें दें जिससे आप लगे रहें तथा जुड़ाव बने रहें, मेरे साथ लगे रहें। अब आइए 57 बता दिया, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है, इसको बता दिया मैं कैमरे के सामने आपको बताया था, अब नहीं बताऊंगा ब्लैक बोर्ड पर, अरे व्हाइट बोर्ड पर, सॉरी ब्रो, व्हाइट बोर्ड पर अब नहीं बताऊंगा। शपथ एवं प्रतिज्ञान ये भी बता दिया कि राष्ट्रपति शपथ लेगा, ठीक यही पूछता है राष्ट्रपति के, यही 4 अनुच्छेद पूछता है उठाकर, और कभी कभी पूछता है तो वहीं 54 पूछता है, तो लोग समझ नहीं पाते। देखो एग्जामिनर जो है वो भी बहुत चालाक हो चुका है, तो उठाकर क्या देता है आर्टिकल 54, लेकिन ऑप्शन में क्या देता है 55 वाले का, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, वो भी दिए रहता है, लेकिन बच्चे 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन में आकर फंस जाते हैं, तो आपको फंसना नहीं है इसलिए बता दिया, ठीक। अब आ जाइए आर्टिकल, इसको क्या बोलते हैं 79 ना, 79 बोलते हैं, बताना 79 बोलते हैं, हाँ आर्टिकल 79 है। कहे मैं 69 और 79 में बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि 79 बोलते हैं ना, 79 एकम 80। संसद के गठन का प्रावधान, बताइए संसद का गठन कैसे होता है, बताओ मेरे दोस्तों, बताओ मेरे भाइयों, बताओ कैसे होता है संसद का गठन। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, याद रखना, मेरे बताए मैं एक बार बता दूंगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं। संसद का गठन होता है राष्ट्रपति तथा लोकसभा तथा राज्यसभा, ठीक। संसद मिलती है तो संसद के 3 अंग हैं, जैसे पहला हो गया राष्ट्रपति तथा लोकसभा तथा राज्यसभा, यही 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 है, बताइए यही पूछता है संसद का गठन कैसे होता है, उसमें कितने लोगों से मतलब मिलकर बनती है संसद, तो यही ऑप्शन रहता है लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। अब एग्जाम के पॉइंटर भी इसको बता दिया हूँ, ठीक। बताइए पुराने सांसद के वास्तुकार कौन थे, ये भी कमेंट करना है, तथा जो नया सांसद बन रहा है इसके वास्तुकार कौन है ये भी आपको बताना है, ठीक। बताना जरूर मेरे दोस्तों, आप सब कमेंट नहीं करते हो, यही मुझको थोड़ा बुरा लगता है कि आप कमेंट नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, भूगोल, हिस्ट्री में कुछ भी, प्राचीन काल का इतिहास हो गया, मध्यकाल का इतिहास हो गया, आधुनिक काल का इतिहास हो गया, या वर्ल्ड हिस्ट्री, या मतलब विश्व का इतिहास हो गया। अगर आपको कोई भी हिस्ट्री में कोई भी टॉपिक नहीं आता है, 20 से कहीं से भी हिस्ट्री अगर आप कमेंट करेंगे कि हिस्ट्री का भैया जी या छोटू कुछ भी बोल सकते हैं, मैं जिस योग्य हूँ वो आप बुला सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पर बना दीजिए, मैं अगर बना दूंगा। अगर उस टॉपिक पर जहाँ कन्फ्यूजन होगा अगर आप पूछ लेंगे तो मुझको पता होगा कि ये मेरे दोस्त हैं या मेरे मित्र जो हैं या आप छात्राएं हैं, जो मैं समझ जाऊंगा कि इनको दिक्कत वहीं होती है। अगर आप टॉपिक की चर्चा कर दिए तो मैं तुरंत इतना पढ़ लिया हूँ, इतना अनुभव हो गया है, इतना एग्जाम दे चुका हूँ तथा 2-3 एग्जाम क्रैक कर चुका हूँ, तो मुझको तो अनुभव हो गया है कि ये बच्चा फंस कहाँ रहा है, गलतियाँ क्या कर रहा है, इसलिए इस टॉपिक पर चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। मैं पूरा विस्तार से बताऊँगा, ठीक। आ जाइए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए आर्टिकल 80 ये है, आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना बताओ, राज्यसभा की संरचना बताओ मेरे भाई। अच्छा चलो छोड़ो उसको, छोड़ो। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं बताओ, बताओ राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, कमेंट करना। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, ओके कमेंट करना। तथा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं बताना क्या क्या है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होनी चाहिए आपकी, बताओ। और ये दोनों चीज़ नॉर्मल चीज़ है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। राज्यसभा की सीटें सभी को पता है, चाहे वो कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो, अधिकतर देखे रहेंगे। अगर चुनाव आता है तो चुनाव देखने में बिजी रहता है, तो उसको तो सीटें याद हो गई होगी कितनी सीटें हैं, तो इसलिए मैं बताऊंगा नहीं,
पहला नंबर। और दूसरा नंबर मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि आप कमेंट करें कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। बाकी राज्यसभा की और जो बातें हैं मैं उसको बता दे रहा हूँ कि जो आपको नहीं पता है या जो कोई नहीं बताता है। तो राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा की संरचना मतलब राज्यसभा के 2/3 सदस्य, ठीक, राज्यसभा के 2 मतलब सदस्य 1/3 सदस्य, ठीक। ये 2 सालों में इनका कार्यकाल समाप्त होता रहता है तथा नए सदस्य आते रहते हैं। 2 साल में बदलते रहते हैं भाई। यहाँ 2 साल में 1/3 सदस्य, जितनी राज्यसभा की सीट है उसका 1/3 कर लेना, 2 साल में बदलते रहते हैं। ओके, यही आपको याद रखना है मेरे भाई, मेरे दोस्त। ओके, अब हम मुझको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको याद हो गया होगा कि राज्यसभा के सदस्य 2 साल में, हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। 1/3। अच्छा, इसको बताओ, बूढ़ों का सदन बोलते हैं कि यंग का सदन, मतलब नौजवानों का सदन? इसको भी आप कमेंट करना। बताओ राज्यसभा को क्या बोलते हैं, बूढ़ों का सदन बोलते हैं कि नौजवानों का सदन बोलते हैं? और ये भी कमेंट करना कि इसको निम्न सदन बोलते हैं कि उच्च सदन बोलते हैं। ओके, ये भी कमेंट करना। बता दिया हूँ, एक आर्टिकल में 3-3 4-4 प्रश्न करा रहा हूँ, ठीक मेरे भाई। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है जो स्किप करके चले जाते हो। इसलिए मुझे थोड़ा फास्ट बोलना पड़ रहा है जिससे मैं आपको समझा सकूं। देखो, अब आ जाओ लोकसभा। 81 में क्या है लोकसभा की संरचना? बताओ, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? बताना, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता था? लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? बताओ, ये भी बताना। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य बनने के लिए सेम प्रक्रिया है, सिर्फ यहाँ उम्र का डिफरेंस आपको मिलेगा। क्या? उम्र का डिफरेंस बाबू, उम्र का डिफरेंस। बाकी जो जितनी प्रक्रिया होंगी राज्यसभा बनने के लिए और लोकसभा सेम मिलेगी, सिर्फ आप उम्र का वहाँ डिफरेंस आपको मिलेगा। अगर यहाँ 30 साल रहेगा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना रहेगा? 25 साल। ठीक, यही ध्यान देना, यही आपको डिफरेंस मिलेगा। बाकी सेम प्रक्रिया है। अगर आप मेरे पढ़ाने के बाद सर्च कर ले रहे हैं एक चीज़, तो आपको दोनों चीज़ तैयार हो जाएगी, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। और जो कन्फ्यूजन है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक, यही है। अब आ जाइए, आर्टिकल 81 हो गया। अब आ जाइए आर्टिकल 100, लोकसभा अध्यक्ष का मत। लोकसभा अध्यक्ष, आप इनको स्पीकर भी बोल सकते हैं। जैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ, कोई योजना या कोई विधेयक पारित हो रहा है, ठीक, विपक्ष पार्टी हो गई या विपक्ष पार्टी हो गई या पक्ष वाली पार्टी हो गई, मतलब जो हो गया पक्ष विपक्ष 2 होते हैं, एक पक्ष हो गया एक विपक्ष। तो पक्ष मतलब आप समझ जाना कि बोल रहे हैं जो पार्टी रहे या पूर्ण बहुमत की सरकार जो रहे, तथा विपक्ष पार्टी उसको बोलते हैं। जैसे किसी का पूर्ण बहुमत सरकार नहीं रहता लेकिन वो भी विपक्ष हो गया, उनके लिए वो विपक्ष हो गए, उनके लिए वो विपक्ष हो गए। तो जितने जनप्रतिनिधित्व हैं, जितने भी सांसद में हैं, सब ये जनप्रतिनिधित्व हैं, जनप्रतिनिधित्व हैं, ये सम्मानीय हैं। इनका नाम थोड़ा सम्मान के साथ लीजिएगा। मैं बताने वक्त थोड़ा अगर मेरे ध्यान में ना रहे तो माफ़ करिएगा। बाकी मैं किसी का नाम अभद्रता से नहीं लेता हूँ। राष्ट्रपति महोदया हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, विधायक जी हो गए, सांसद जी हो गए, मंत्री जी हो गए, प्रधानमंत्री जी हो गए, सभी के नाम मैं लेता हूँ। लेकिन अगर हड़बड़ी में प्रधानमंत्री बोल दिया तो ये मत बोलना कि प्रधानमंत्री जी नहीं कह रहे हैं, राष्ट्रपति जी नहीं कह रहे हैं। तो इस पर आपको समझना है, ना कि मैं यहाँ सम्मान समारोह में बैठा हूँ, सम्मान समारोह में बैठूंगा तो सम्मान के हिसाब से सम्मान करूँगा हर व्यक्ति का। ओके, अगर गलती से मुझे प्रधानमंत्री निकल गया तो उसका बहुत लोड नहीं लेना है किसी को, कोई व्यक्ति हो गया, या मेरी वीडियो प्रधानमंत्री भी देखें या मुख्यमंत्री भी देखें तो उनको भी लोड नहीं लेना है कि बच्चा यहाँ पढ़ा रहा है, एक नवयुवक देश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है, तथा देश के नवयुवकों या जो छोटे बच्चे हैं जो हमसे कम जागरूक हैं उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। ये पॉजिटिव पॉइंट मेरा देखें, नेगेटिव पॉइंट ना देखें। ओके, इसके बारे में बता दूँ, यही है। जैसे कोई विधायक बता रहा हूँ ना पारित हो रहा है और दोनों पार्टियों का मत बराबर हो जाए, या राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, ठीक,
दोनों पार्टियों का मत बराबर हो जाए, दोनों सीट मतलब आ जाए क्या, समान मिल जाए। जैसे 40 सीट पर मतदान या 40-20 थे सांसद में, हैं 20 थे, 20 सदस्य इसमें थे, 20 सदस्य एक हैं, मान लो 40 थे, 20 इसमें और 20 इसमें हो गए। उस दिन 40 थे, लेकिन अगर इसमें से कहा जाता तो इधर 19 हो जाता और इधर 21 हो जाता, तो ये वाली पार्टी मजबूत हो जाती और ये वाली घट जाती। लेकिन हुआ क्या कि दोनों में 20-20 आ गए। तो वहाँ अगर मत देना रहेगा तो वही है, लोकसभा अध्यक्ष यहाँ फिर मत देता है, वो किस पार्टी के साथ जाना चाह रहा है, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति किस पार्टी के साथ जाना चाह रहा है। ये लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की बात कर रहा हूँ, सभापति की। ठीक, यही समझा दिए ना। जैसे 40 है, 40 लोग सदन में उपस्थित थे, कोई विधेयक था, किसी पे बहस छिड़ रही थी, तो वही होता है कि जिसका पूर्ण बहुमत रहती है वही उसकी सरकार बनती है, जिसका पूर्ण बहुमत रहेगा उसी का विधेयक पारित होगा। यही सब तो होता है ना संसद में, आप सब जानते हैं, बारीकी इस तरह देखते भी रहते हैं, न्यूज समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैं समझाने के लिए यहाँ लेके आता रहूँगा। तथा कोई भी विधेयक आएगा मैं अब जब भी अब यूट्यूब पर उतरा हूँ तो हर चीज लेकर आऊँगा। ओके मेरे भाई, मेरी माता जी, मेरे भैया जी, मैं थोड़ा भाई आप सबकी प्रशंसा नहीं कर पा रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देखते हैं, देखते रहें तथा मेरा उत्साह इसी तरह बढ़ाते रहें, तब मुझे सपोर्ट करते रहें, क्योंकि ये आप सबका प्यार दुलार है जो मेरा आज 100+ सब्सक्राइबर हो गए। मेरे चैनल लगभग आज 8-9 दिन हुआ ओपन कर मतलब करे हुए, तब भी 100 सब्सक्राइबर हो गए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, यही आपसे रिक्वेस्ट है। मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरी बहना, मेरे भाई, मेरे भैया जी, दोस्त, फ्रेंड आदि सब वही है टाई 100 या का बोल सकते हैं, वह या 1 बोल सकते हैं या ए बोल सकते हैं। ABCD कुछ भी रोमन अंक में भी 1 2 3 4 कह के लिखा रहता है, तो आपको घबराने की बात नहीं है कि ये लिखे हैं उसमें का दिया है। ठीक, यही है टाई, तब लोकसभा अध्यक्ष अपना मत देता है। बता दिया आपको, समझा दिया। आ जाओ आर्टिकल 108, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी पूछता रहता है एग्जामिनर। बताओ क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो मैं लिख दिया हूँ, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। बताओ, जैसे आपको समझा दे रहा हूँ, आप तो इतना पढ़ लेंगे लेकिन अब ये समझ नहीं पाओगे कि क्या दशा, कौन दशा बोल रहा है, किस दशा की चर्चा कर रहा है। जैसे कोई विधेयक लोकसभा से पारित हो गया लेकिन उसको राज्यसभा भेज दिया गया, तो राज्यसभा को अधिकार भी रहता है पारित करे या उसके पास अपने पास रख ले। तो यही है, जैसे कोई विधेयक लागू होता ना रहता है, पहले लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा में वो पता लगा 6 महीना रहा उस पर कोई, या 14 दिन रहा या 3 महीना रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही राज्यसभा में, तथा राज्यसभा वाले उस विधेयक को मानने के लिए तैयार नहीं है। लोकसभा से यहाँ से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा से कहते हैं ना कि दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, तो जैसे नहीं पारित हो रहा है, एक बार भेजा गया, दोबारा भेजा गया, नहीं हो रहा है, इसमें मतलब दोनों राज्यसभा तथा लोकसभा में आपसी सहमत नहीं बनी पा रही है किसी वजह या किसी कारणवश, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। वही बोल रहा है, दोनों सदनों को बुलाता है, फिर दोनों की समस्याएं सुनता है। यही है आर्टिकल 108। कुछ दशाओं में, दशा बता रही है कि क्या कंडीशन रहती है, तब बुलाता है संयुक्त बैठक। बताओ आर्टिकल 112, वार्षिक वित्तीय वितरण। ये बात कर रहा है अपने बजट की। क्या भाई, अपने बजट की। किसकी बात कर रहा है? बजट की। आप बजट तो नाम सुने होंगे लेकिन बजट के बारे में नहीं जानते होगे, तो मैं उसको बता दूं, थोड़ा विस्तार कर दूं कि बताओ अच्छा वित्तीय वर्ष कब से कब तक रहता है। कमेंट करना मैं बताऊंगा नहीं, ठीक, कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, मैं बताऊंगा नहीं, कमेंट करना आप वित्तीय वर्ष। लेकिन ये जो रहते हैं मतलब वित्त मंत्री संसद में जो बजट पेश करना रहता है वो बजट फरवरी में ही पेश कर देते हैं, लेकिन वो आता है मार्च में। ठीक, जैसे 2017 में क्या हुआ था, रेलवे बजट और वित्तीय मतलब जो बजट है
दोनों के एक साथ पारित कर दिया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक, रेलवे बजट तथा पहले अलग अलग आता था, रेलवे बजट अलग आए तथा वित्तीय बजट अलग आए, दोनों वित्तीय के अंतर्गत आते हैं। तो वहीं वो भी पूछता है, इसलिए बता दिया, थोड़ा उसका चर्चा कर दिया। 2017 में एक साथ दोनों पेश किया गया था, और उस समय वित्त मंत्री बीमार भी पड़ गए थे शायद, जो थे अपने, इतना मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आपको गलत क्या पढ़ा दूँ, गलत नहीं पढ़ाने, मैं कभी गलत पढ़ाने का प्रयास नहीं करता। अगर गलत से मैं हो सका कि यहाँ शब्द सही लिख रहा हूँ, या मैं हो सका शब्द सही बोल रहा हूँ लेकिन लिख गलत रहा हूँ कभी मेरे साथ, क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कभी कभी एग्जाम में भी। दिमाग कुछ चल रहा है, लिख कुछ रहा हूँ, कभी कभी हो जाता है। आप उसको मानसिक तनाव या ज़्यादा पढ़ने वढ़ने की वजह से कुछ भी बोल सकते हो जाता है, क्योंकि भाई पढ़ना रहता है मुझको। मेरी तैयारी तो वनडे हुआ है नहीं कि 4 महीना 6 महीना पढ़ के निकाल लूँगा। 6 महीना अगर कस के मेहनत कर दो वनडे एग्जाम निकल जाएगा, अगर एक पढ़ने वाला बालक है। क्योंकि मेरे सर्कल में निकाले भी हैं मेरे दोस्त जो हैं, तथा और निकालते भी हैं बच्चे। अगर भाई आप थोड़ा वीक हैं तो आपको 1.5 साल 2 साल लग सकता है, अलग बात है। आपकी किस्मत भी साथ देनी चाहिए, क्योंकि नौकरी वोकरी में किस्मत का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर आप 2-4 नंबरों से छट रहे हैं, या आप फिजिकल नहीं कर पा रहे हैं, पेपर पास कर दे रहे हैं, तो आप सबकी किस्मत पर जाता है। देख लो आ जाओ 137 हाई, यहाँ देखो लिखा हूँ HC का मतलब हाई कोर्ट लिख दूँ, नहीं आप सब समझ नहीं पाओगे। SC ए भैया जी क्या लिख के आए हैं बोलोगे। हाई कोर्ट की पुनर्लोकन या रिव्यू की सकते। आप मैच उसमें देखे हैं ना, जैसे एम्पायर ने दे दिया किसी को आउट, लेकिन प्लेयर को शक रहता है कि मैं आउट नहीं हूँ, एम्पायर मुझे जानबूझकर आउट दिया है, तो क्या करता है, रिव्यू लेता है ना। आप सब IPL देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, इतना वो नहीं बनना है बोला कि मैं नहीं जानता रिव्यू किसे कहते हैं। अब समझा रहा हूँ इसलिए मैच का उदाहरण देकर कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो वहाँ रिव्यू लेता है ना, उसको शक रहता है कि मैं आउट नहीं हुआ, लेकिन एम्पायर आउट दे दिया है। उसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट का जज किसी को या किसी केस में अगर उसको पारित कर दिया, तो उसको अधिकार है आर्टिकल 137 के तहत कि उस पर पुनर्विचार कर सके तथा उसे फिर से कोर्ट में बुला सके। या कोई व्यक्ति दोषी था या दोषी नहीं था, अगर उसको गलती से सज़ा हो गई, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि मैंने गलत सज़ा सुना दी, तो वही है आर्टिकल 137 के तहत उसे बुला सकता है, फिर से निर्दोष साबित कर सकता है तथा निर्दोष है तो दोषी साबित कर सकता है। अब इसको समझ जाना, पुनर्लोकन रिव्यू नहीं समझना पाओ, क्योंकि संविधान में से सीधा शब्द उठाकर देता है। अगर आप संविधान बहुत स्टैंडर्ड या 2-3 बुक पढ़ते होंगे तब ये सब शब्द समझ में आएगा। जैसे स्टैंडर्ड बुक फॉलो करेंगे, NCERT फॉलो करेंगे, तब आपको समझ में आएगा इन शब्दों को। नहीं तो आप वनडे एग्जाम में जो लूसेंट है, सीधा इसे छोटा छोटा शब्द उठा के दे दिए, आप रट लो, रट्टा मार के जाओ एग्जाम क्रैक कर लो। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप भूलोगे नहीं जल्दी। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा की जाए, कि आप कोई आर्टिकल में यहाँ पढ़ा दिया तो आप भूलो मत। अगर मेरा दृश्य एग्जाम में बैठे याद कर लोगे कि वो छोटुआ क्या पढ़ा रहा था, बच्चों बताया था, उदाहरण भी दिया था, तो आपको तुरंत याद आएगा। सब बता रहा हूँ कसम से। अगर मैं जब प्रोफेसर से पढ़ा रहता था, एग्जाम में बैठता था, कोई क्वेश्चन सामने आ जाता तो मैं सोचता था, अपने कॉन्शियस माइंड में जाता था, क्योंकि सब जितना आप पढ़ते हैं सारा डाटा वहीं सेव्ड रहता है। आपके साथ माइंड भी गेम करता है। माइंड गेम इसलिए करता है, जैसे आप कभी कभी देखते होंगे, विकल्प देखते लगता है कि ऑप्शन ये सही है, लेकिन आप उस पर ज़्यादा सोचते हैं, ये नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, उसको तुरंत काट देते हो कि ये नहीं हो सकता। फिर सोचते हो बी भी शायद भी होगा, बी मार देते हो, बल्कि गलत हो जाता है। बाद में जब उसका अगर आप सब टेस्ट लगाने के बाद उसका टेस्ट फॉर मतलब उसका आलोकना या मतलब उसका विचार कर रहते हैं, देखते रहते हैं क्या गलत है कि गलत हुआ है क्या सही, उसमें देखते होंगे कि मैं पहले जो सोचा था वहीं सही हुआ, मैंने दिमाग ज़्यादा लगा दिया। तो आपको एग्जाम में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि एग्जाम में ऐसी कंडीशन हर व्यक्ति के सामने, हर छात्र के सामने आती है। मेरे सामने हो या आप जो पढ़ रहे हैं मेरे मित्र मेरे भाई, आपके सामने भी हो सकती है। इसलिए कॉन्शियस माइंड की बात मान लेनी चाहिए।
जहाँ आपको श्योर नहीं है 100%, वहाँ आप अपने कॉन्शियस माइंड की बात जरूर सुने। यही कहने का मतलब है। अब आ जाइए आर्टिकल 214, उच्च न्यायालय की स्थापना। उच्च न्यायालय की स्थापना बता दे रहा हूँ क्यों होती है। जैसे एक राज्य में बहुत बड़ा राज्य है, ठीक, वहाँ एक जज है, तो वहाँ ढेर सारे केस हो चुके हैं, तब ढेर सारे मामले हो चुके हैं, फौजदारी का मुकदमा हो गया है, अलग अलग मुकदमा। मैं उतना मुकदमा भाई जानता नहीं हूँ, तो अब क्या बताऊँ। फौजदारी यहीं लड़ाई झगड़ा जो मुकदमा होता रहता है और छोटी मोटी केस होती रहती है, यही सब जानता हूँ, ठीक। बाकी संविधान में मैं विस्तार से जानता हूँ, मुकदमा के बारे में उतना पढ़ा नहीं हूँ, क्योंकि ये मुकदमा BNS INS आ जाता है जब आप PCS झा की तैयारी या PCS जज की तैयारी करेंगे या आप LLB करेंगे, तब यही पढ़ना रहता है IPC CRPC, क्योंकि मेरे तैयारी में RPC CRPC है नहीं, जो आपके संविधान में वहीं सीधा सीधा मेरे सिलेबस में है, तथा थोड़ा और डीप में है, तथा थोड़ा और डीप में जाकर क्वेश्चन पूछता है। स्किप नहीं करना वीडियो, स्किप कर देते हो। शायरी सुनाऊंगा आज, ओके, शायरी सुनाऊंगा जाते जाते। उच्च न्यायालय की स्थापना, तो वहीं उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, तथा उसमें जैसे किसी जज की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति की सलाह पर, तो 2 साल के लिए करते हैं कि दीवानी मामला हो गया, फौजदारी मामला हो गया, ऐसा मुकदमा जल्दी से निपट जाए। वहीं है, बता दूँ जल्दी जल्दी, टाइम ज़्यादा हो रहा है, मुझको लगा है। आ जाइए 324 चुनाव आयोग। आर्टिकल 324 चुनाव आयोग ये कहता है, चुनाव आयोग किसकी बात कर रहा है? ये केंद्र के चुनाव की बात कर रहा है, और राज्य के चुनाव की बात होती है आर्टिकल 243 के से लेकर आर्टिकल 243 ZA तक। अगर मैं उसको बताता तो इसको नहीं बताता, इसीलिए मैं दोनों यहाँ चर्चा कर दे रहा हूँ कि चुनाव आयोग, ये चुनाव किसकी करवाता है? केंद्र, मतलब ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अरे लोकसभा अध्यक्ष हो गए तथा लोकसभा अध्यक्ष हो गए, सांसद विधायक जो हो गए केंद्रीय मंत्रिमंडल, तो चुनाव आयोग बोल दिया कि आपके चुनाव में 10 गाड़ी जाएगी तो 10 गाड़ी जाएगी, आप चुनाव चिन्ह है तो वहीं रहेगा, ठीक। सिंपल फंडा समझ लीजिए। अगर आप चुनाव में इतना पैसा खर्च कर सकते हैं तो उतना ही करेंगे। चुनाव आयोग की बात आप नहीं टाल सकते, क्योंकि चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष रहते हैं, आपको उनको हटाने का अधिकार, जिस तरह राष्ट्रपति को हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, वही सेम प्रक्रिया है। इतना नॉर्मल नहीं है कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष को चेंज करते रहो बार बार, बहुत डीप प्रोसेस है, जल्दी नहीं हटा सकते हो। म्यूनसिपालिटी कर देगी, क्यों हटा रहे हो? उसको शक हो गया कि आप कोई भी हो गए, किसी भी सरकार हो, कि आप क्यों हटा रहे हो? अच्छा चुनाव आयोग था, अध्यक्ष था, आप चुनाव फिक्सिंग करना चाह रहे हो, तो ये सब मैं चर्चा नहीं करूँगा, पॉलिटिकल चीज़ हो गई, कैसे होता है कैसे नहीं। आपको अधिकार है मत देने का, मुझे अधिकार है मत देने का, आप अपने मत का सही उपयोग करें, मैं भी अपने सही मत का उपयोग करूँ, बस। आ जाइए आर्टिकल 326 सार्वभौमिक मताधिकार। देख लो मेरे दोस्तों, सार्वभौमिक मताधिकार बताओ। सार्वभौमिक मताधिकार वहीं आता है आर्टिकल 21 लेकर, मतलब पहले आर्टिकल 21 बता रहा हूँ, सॉरी ब्रो। मताधिकार वहीं आता है, जैसे अपना सबका अधिकार, वोट देने का अधिकार कब से लागू हो जाता है? 18 साल ना, पहले अपनी एज थी 21 साल। ये 61वें संविधान संशोधन, हाँ 61वें संविधान संशोधन द्वारा सुधार हुआ, तथा इसकी उम्र घटाकर कितना कर दिया गया? 18 साल। वर्तमान में 18 साल है, लिख दे रहा हूँ, पहले 21 साल था, ठीक। आ जाइए, आज आर्टिकल एकदम पूरा खत्म हो जा रहा है, इसीलिए थोड़ा 10 मिनट टाइम ज़्यादा लग सकता है, 10-15 मिनट, उसके लिए घबराना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आज ज़्यादा पढ़ा दिए हैं, तो आप मेरी वीडियो 1.5 की स्पीड में देखना, ढेर टाइम कम हो जाएगा, ठीक मेरे दोस्त, मेरे भाई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये वही अनुसूचित जाति SC और ST की बात कर रहा है, SC तथा ST के, कि इनको कैसे कैसे आरक्षण मिला जाएगा, कब इनका ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब कब बढ़ाया जाएगा, कब घटाया जाएगा, वही है। और आर्टिकल 340 यही है ना, पिछड़ा OBC, ये OBC की बात कर रहा है। OBC में कई जातियाँ आ जाती हैं, इसमें कितने % आरक्षण की बात करता है? 27%। लेकिन समझ रहे हो ना विनोद, OBC वालों को कितना आरक्षण मिलता है? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? मैं भी समझ रहा हूँ कि OBC वालों को कितना आरक्षण है, समझ रहे हो?
अब बताऊंगा नहीं मैं, आप समझ रहे हो कि ओबीसी वालों को कितना आरक्षण मिलता है। आर्टिकल 352 राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल 352 है वो जो युद्ध के दौरान लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध भरा, जैसे देश में युद्ध छिड़ गया, ठीक, सख्त। बताओ राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू हो चुका है, तथा देश में उग्रता या अशांति फैल जाए तब लगता है। बताओ कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है, मैं बता दे रहा हूँ। 1962 भारत और चीन के युद्ध 1962, 1971 भारत और पाकिस्तान के युद्ध, और 1975 आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी ने अशांति, जब देश में अशांति फैली थी तब लगा था, अशांति के लिए। आ जाइए 356 राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है। बताओ राष्ट्रपति शासन देश में कितनी बार लागू हो चुका है? ये बोलते हैं इसका कई बार मिसयूज भी हो चुका है, ये कई बार लग चुका है। संविधान में तो मैं एक बार पढ़ रहा था स्टैंडर्ड बुक, तो उसमें लिखा है 100 से अधिक बार लग चुका है। इसका कई बार मिसयूज भी हो चुका है, ठीक। लेकिन इसके बढ़ाने की प्रक्रिया कैसे है? ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक लग सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन। अगर आपको बढ़ाना है तो जैसे इसकी प्रोसेस है 3-3 महीने करके बढ़ा सकते हो। कितने दिनों तक बढ़ा सकते हो? अधिकतम राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक लागू रह सकता है? इसको आपको कमेंट करना है। आप बताना, ऑप्शन दे रहा हूँ कि 3 साल कि 3 महीने कि 6 महीने। इसमें से आपको करना है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिन तक रह सकता है प्रोसेस के दौरान, 3 साल, 3 महीने कि 6 महीने, ठीक। आपको कमेंट करना है मेरे दोस्त, मेरे भाई। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। अभी आपका सौभाग्य है या भारतवर्ष का सौभाग्य है कि भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। मेरे मित्र, मेरे भैया जी या मेरे छात्रगण जितने हो, नहीं लगा है। 1991 में लगने वाला था, लेकिन उस समय थे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव महोदय जी ने। उन्होंने देश को बचा लाया तथा संभाल लाया। उस समय हमारे वित्त मंत्री या बोल सकते हो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने बताया देश को बचाया कैसे जाए। नए देश बिकने वाला था, गुलाम होने वाला था। मात्र 14 दिनों का भोजन बचा था देश में। तो उसमें क्या लागू किया गया, मतलब क्या फॉलो किया गया? एलपीजी मतलब लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबल वाला मतलब वही हो गया। बन नहीं रहा है भाई, क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, अपना छोटा भाई समझकर, बन नहीं रहा है, ठीक। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, मैं बोलूँगा नहीं, अब लिख दे रहा हूँ, सॉरी ब्रो, लिख दे रहा हूँ, ठीक, लिख दिया, समझ जाना। अब अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ, क्योंकि आज लगभग मेरी वीडियो 40 से 45 मिनट बन गई है। आपको जाते जाते बोला था एक शेर सुनाऊंगा, आप सुन लीजिए कि अगर कोई रास्ता रोके, अगर मैं बता रहा हूँ सुनिएगा, कि रास्ते में रुकावटें आए तो हौसला और बढ़ता है, कि रास्ते में रुकावटें आए तो हौसला और बढ़ता है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। या बोल सकते हैं, मैं फिर से बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी बनाई हुई शायरी है, मैं कहीं सर सोच नहीं गया हूँ, कि रास्ते में मुश्किलें आए तो हौसला और बढ़ता है। ये सही बैठ रहा है ना, कि रास्ते में मुश्किलें आए तो हौसला और बढ़ता है, तथा कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो अक्सर छोटा पड़ जाता है किरदार हमारा। अगर बिकने पर आ जाओ तो अक्सर छोटा पड़ जाता है किरदार हमारा। अगर ना बिकने पर आओ तो कीमत और बढ़ती है।
अगर न बिकने पर आओ तो कीमत और बढ़ती है। जय हिंद, जय भारत। तथा मेरा नेक्स्ट वीडियो कल आप इंतज़ार कीजिए तथा भारी संख्या में आइए। मैं आपको कल और अच्छा पॉइंट या एग्जाम के पॉइंटर भी से जो इम्पोर्टेंट रहेगा 10 फैक्ट लिख कर लाऊंगा या लिख कर लाऊंगा, तो उसमें आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा। ये मेरी आदत है कि 10 में 50 बताना। जैसे अगर मैं आज 20 लिखा हूँ तो उसमें 70-80 कराया हूँ, 60-70 कराया हूँ आराम से, अगर मेरे शब्दों को आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तथा मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो कल आएगी। तथा अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एनवायरमेंट, इकोलॉजी, वर्ल्ड जियोग्राफी, मैपिंग या जो महाद्वीप हैं 7, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक पर लेकर आऊँगा। कमेंट करिएगा। IR, इंटरनेशनल रिलेशन, अर्थव्यवस्था, कोई भी। अगर आपको पंचवर्षीय योजना भी पढ़ना हो तो भी कमेंट करना। मैं सारी पंचवर्षीय योजना ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप बोलोगे नहीं कभी। ठीक दोस्तों, बाकी अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं ऐसे पढ़ाऊँगा। पहले पॉलिटी खत्म हो जाएगी, फिर मैं हिस्ट्री लेकर आऊँगा। हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो मैं जियोग्राफी पूरा मैप से पढ़ाऊँगा। आप जियोग्राफी पढ़े होंगे सभी से, लेकिन मैप से नहीं पढ़े होंगे। वहीं मैप से नदियाँ और पहाड़, झरने, पर्वत पढ़े होंगे, लेकिन मैं मैप से पूरा जियोग्राफी खत्म करूँगा। मैप से मैं पूरा जियोग्राफी, मैप का मैं एक चैप्टर नहीं कराऊँगा जियोग्राफी में। जय हिंद, जय भारत।